हेलो, गुड इवनिंग माय डियर गाइस। गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कल से हमारी क्लास बोर्ड पर होगी। यद्यपि इस बात से मैं बड़ा ही अप्रसन्न हूँ कि चाहते हुए भी मैं आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। इसकी वजह कहीं ना कहीं हमारे जो यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। टर्म्स एंड कंडीशन से मतलब है कि यूट्यूब चाहता है कि कम से कम 1000 सब्सक्राइबर से चाहिए, जो कि अपने अभी 600 हो पाए हैं। तो यानी मैं आशा करता हूँ कि जल्द ही आपके सहयोग से वो हमारी ऑनलाइन क्लास हो पाएगी। साथियों, जैसा कि इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ लिया है, यानी पार्ट फर्स्ट हमने अध्ययन कर लिया है बीएसटीसी के लिए, और आज हम बात करते हैं पार्ट सेकंड की। यानी पार्ट सेकंड जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उस पार्ट सेकंड के अंदर भी हमने पार्ट सेकंड के यूनिट फर्स्ट की हमने चर्चा कर ली है। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि आज हम बीएसटीसी के लिए, किसके लिए गाइस, बीएसटीसी के फर्स्ट ईयर के लिए, यानी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का जो पार्ट आपका कौन सा है, सेकंड है, यानी पार्ट 2 है, उसका यूनिट, जो उसकी यूनिट है 2, उसके हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ यूनिट नंबर 2 का जो विषय है, जो बिंदु है, वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ, क्या बिंदु है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी माय डियर गाइस, यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, यानी अंग्रेजी जो भाषा है, उसकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर यानी उसकी जो संरचना है, उसका जो स्वरूप है, वो कैसा है। यानी हम यहाँ कहीं ना कहीं इंग्लिश को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमारा विषय ही क्या है, इंग्लिश है। तो हर स्थिति में हम किसके संदर्भ में बात करेंगे, केवल इंग्लिश के संदर्भ में बात करेंगे। तो इस इंग्लिश के संदर्भ में बात करने के प्रसंग में हम बात कर रहे हैं आज आपके पार्ट 2 के यूनिट फर्स्ट की, और उसमें हमारा पहला जो पॉइंट रखा हमने, वो पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये हमारे यूनिट 2 का नाम है, यानी हमारा यूनिट 2 है, उसका संपूर्ण विषय ही क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब इस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में भी हम आज इसके पहले यानी टास्क फर्स्ट में लेके चलेंगे। तो पहला हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। किसकी बात कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के जो कार्य हैं, क्रियाएं हैं, उनके हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि लैंग्वेज जो है किस प्रकार से कार्य करती है, लैंग्वेज किस प्रकार से यूजफुल है, किस प्रकार से नहीं है। इस विषय के ऊपर हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखो, मैं कहीं ना कहीं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पर जनरली हमारे बीएसटीसी के पाठ्यक्रम के दौरान हमें लैंग्वेज के इसेंशियली होता है महत्वपूर्ण तरीके से, यानी महत्वपूर्ण रूप से हम बात करें तो यहाँ हमें 3 क्या है, इसके बेसिक फंक्शंस की हम चर्चा कर रहे हैं। यानी इसेंशियली 3 बेसिक लैंग्वेज फंक्शन हमारे पास में यहाँ पर होंगे। क्या होंगे, 3 बेसिक लैंग्वेज फंक्शंस। अब देखो डियर गाइस, एक बात थोड़ा ध्यान रखना कि हम जब पीडीएफ से पढ़ रहे थे, पीडीएफ में हम वही भाषा बोलते थे, उसी भाषा को सुनते थे, उसी भाषा को मैं एक्सप्लेन करता था जो कहीं ना कहीं आपके बुक में लिखी होती थी। पर यहाँ पर क्या होगा डियर गाइस, यहाँ पर लैंग्वेज वर्ड्स वो मेरे होंगे, यानी मैं कह सकता हूँ कि सुविधाजनक रूप में हम एक लैंग्वेज का यहाँ प्रयोग करेंगे। इसी बात को ध्यान रखते हुए, जैसे यहाँ पर आपके कुछ लिखा होगा कुछ और, मैंने यहाँ समझाना चाहा आपको कि आज हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं, यूनिट 2, उस यूनिट 2 के भी जो चैप्टर है, यूनिट नंबर 2 का जो नाम है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें हम चर्चा कर रहे हैं इसके पहले बिंदु की, और पहला बिंदु है क्या, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा के कार्य। अब भाषा के जो कार्य हैं वो बेसिक रूप से, यानी मूल रूप से कितने बताए गए हैं, 3 प्रकार के कार्य बताए गए हैं। अब यहाँ मैं चर्चा करता हूँ कि 3 प्रकार के कार्य कौन कौन से हैं। तो पहले कार्य को हमने कहा इंफॉर्मेटिव, क्या कहा, इंफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, इंफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, यानी आपकी जो लैंग्वेज है
उस लैंग्वेज का एक बेसिक जो क्या है फंक्शन क्या है, इंफॉर्मेटिव या इंफॉर्मेटिव का सूचना प्रदान करना। यानी आपके लैंग्वेज है, लैंग्वेज की जो भाषा होगी उसमें सेंटेंस होंगे, उसमें उस सेंटेंस से कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगी, एक सूचना मिलेगी। तो कह रहे कि इंफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, यानी आप एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, सेंटेंस को पढ़ने पर आपको किसी ना किसी विषय विशेष को लेकर क्या मिलेगी, एक जानकारी मिलेगी। तो इसे कहेंगे क्या, इंफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। दूसरा हमारे पास क्या है, एक्सप्रेसिव, क्या है, एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। यानी दूसरा हमारा बिंदु क्या है, एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तीसरा हमारा बिंदु क्या है, डायरेक्टिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। देखो यहां तक तो हमने चर्चा कर ली कि हमारे जो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन कर लिया जाए कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो फंक्शन है वो बेसिकली कितने फंक्शन है, तो हमारा आंसर होगा कि देयर आर इसेंशियली 3 बेसिक फंक्शंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपका जवाब हो जाएगा कि कितने इंग्लिश लैंग्वेज कितने बेसिक फंक्शन है, तो 3 बेसिक फंक्शंस है। उनमें से अगर आपको नाम नहीं पता है तो आपको लिखना पड़ेगा इंफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, डायरेक्टिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। अब ये गाइस यहां से आगे हम बात करते हैं कि आपके जो तीनों जो फंक्शन है वो फंक्शन किस प्रकार से हैं, ये तीनों हमारे पास अलग कैसे होते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो देखो यहां मैं आपको क्रमशः एक एक बिंदु को लेकर के हम चर्चा करते हैं कि एक एक बिंदु में हमारे पास में इंफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या होता है और एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या होता है तथा डायरेक्टिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या होता है। इन तीनों बिंदुओं पर हम क्रम से चर्चा करते हैं। पहला हमारा बिंदु है क्या, इंफॉर्मेटिव, क्या है, इंफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, इंफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। देखो डियर गाइस, अब ये इंफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या है, यानी आपको एग्जाम में अगर यदि कहा जाए कि एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शन ऑफ लैंग्वेज गिविंग एग्जांपल्स, तो हम वहां पर लैंग्वेज जो फंक्शंस हैं वो 3 फंक्शन तो हमें याद हो गए, इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव और डायरेक्टिव। अब हम इन्हें समझते हैं कि इंफॉर्मेटिव फंक्शन तो क्या है, एक्सप्रेसिव क्या होगा, डायरेक्टिव क्या होगा, ये तीनों किस प्रकार से एक दूसरे से अलग है। तो देखो यहां पर अगर हम बात करें उदाहरण की, तो अगर इंफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि एक सेंटेंस जो है, मैं इंग्लिश में कहूं a sentence which give us a particular information, a sentence give us a particular information, तो वह सेंटेंस क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेटिव कहलाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज का जो एक कार्य है वो एक इंफॉर्मेटिव कार्य कहलाएगा। यहां हमारा ये विषय हुआ। अब देखो यहां मैंने एक एग्जांपल लिखा कि I am going to record video. I am going to record a video for BSTC first year, BSTC first year English। यानी डियर गाइस मैं ये कह सकता हूं कि जैसे ही मैंने किसी व्यक्ति विशेष को ये सेंटेंस बोला, या फिर ये कहूं कि जैसे ही मैंने या किसी अन्य व्यक्ति विशेष ने इस सेंटेंस को पढ़ा तो उसे जानकारी मिल गई, उसे सूचना मिल गई। इंफॉर्मेटिव और क्या हो गया, सूचनात्मक कार्य। तो उस वक्त क्या हो गई, सूचना मिल गई। सूचना क्या थी कि ये जो आई है, आई यानी जो व्यक्ति विशेष है, मैंने आपको बताया था पहले कि आई जो यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हमारे बीएसटीसी के अनुसार क्या कह सकते हैं, टॉपिक। क्या कह सकते हैं इसको, टॉपिक। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। तो कह रहे हैं कि आप जैसे इस वीडियो को, जैसे इस सेंटेंस को आपने पढ़ा और आपको एक सूचना मिल गई कि यह जो व्यक्ति विशेष है वो कोई भी है, वो क्या कर रहे हैं, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के लिए उसके इंग्लिश के वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा है।
यानी अब इससे हम एक बात ये समझते हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस, जिस सेंटेंस को पढ़ने पर हमें एक जानकारी मिले, एक सूचना मिले, वह कहलाता है हमारा क्या, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस। अब आप कह सकते हैं वैसे तो हर सेंटेंस क्या होता है, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस होता है, पर डियर गाइस अभी आप कुछ एग्जांपल के बाद में ये बात शायद ना कहें। आगे मैंने कहा एक्सप्रेसिव, क्या कहा, एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज में क्या होता है उस बात को आप समझो। देखो यानी एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज में क्या होता है डियर गाइस, अगर यदि हमें किसी व्यक्ति की फीलिंग्स यानी भावनाएं या एटीट्यूड या कहें इमोशन, या कह सकते हैं क्या, इमोशन। देखो फीलिंग्स यानी जो आप अनुभव कर रहे हो, आपकी अनुभूति जो है, एटीट्यूड यानी आपका किसी विषय विशेष को लेकर के उसके प्रति जो आपका दृष्टिकोण है वो क्या है, और इमोशन आपकी जो आंतरिक भावनाएं हैं वो क्या है। तो कह रहे हैं कि देखो हम चाहे ऑर्डिनरी लैंग्वेज की बात करें, ऑर्डिनरी लैंग्वेज की बात करें, या ऑर्डिनरी से तात्पर्य क्या है इस बात को समझ लेना। ऑर्डिनरी का मतलब है कि सामान्य रूप से हम हमारे दैनिक जीवन में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह भाषा कैसे कहलाती है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज कहलाती है। जबकि एक हमारी लैंग्वेज क्या होती है, लिटरेरी। कैसी लैंग्वेज होती है, लिटरेरी, यानी लिटरेरी का होता है साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा से तात्पर्य इस बात को समझना कि जो हमारे राइटर्स होते हैं यानी लेखक जो होते हैं वो क्या लिखते हैं, पोएट्री लिखते हैं, या फिर कहें कि लिटरेचर पर्टिकुलर की अगर बात करें तो कहें लिटरेचर के अंदर या पोएट्री के अंदर जो हमारी लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में राइटर्स के द्वारा वो अपने क्या व्यक्त करते हैं, फीलिंग्स, अपने एटीट्यूड को, अपने इमोशन को। तो कह रहे कि ये फीलिंग्स, एटीट्यूड और इमोशन जो है वो क्या होती है, कहीं ना कहीं आपके लैंग्वेज के द्वारा ही, लैंग्वेज का प्रयोग करते ही क्या कहता है, राइटर्स के द्वारा, आपके लैंग्वेज के द्वारा आपके जो फीलिंग्स, एटीट्यूड और इमोशन जो है उनको व्यक्त किया जाता है। एग्जांपल से आप लोग समझेंगे। देखो एग्जांपल से अगर समझने की बात करें तो यहां देखो मैंने कहा व्हाट अ नाइस फ्लावर। अब किसी व्यक्ति विशेष ने एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कहा व्हाट अ नाइस फ्लावर, यानी ओ व्हाट अ नाइस फ्लावर, यानी ओ क्या सुंदर फूल है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो ये कहना चाहता है कि जो फूल जो है, फ्लावर जो है, उसके प्रति जिस व्यक्ति ने ये भाषा बोली है, मान लो मैंने कहा कि किसी रमेश ने बोली है, यानी किसी रमेश नामक व्यक्ति ने, किसी कोमल नामक लड़की ने, यानी कोई लड़की या लड़का कोई भी कोई व्यक्ति विशेष होगा, उसने ये बात बोली और उसने कहा कि व्हाट अ नाइस फ्लावर, यानी उसने एक फूल को देखा और अपना क्या किया, अपना दृष्टिकोण उस फूल के, इस फ्लावर के प्रति जो उसका दृष्टिकोण जो था वो उसने व्यक्त कर दी। तो यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जब एक लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए क्या कर रहा हो, अपने विचारों को प्रकट कर रहा हो, अपनी अभिव्यक्ति दर्शा रहा हो, तो उसे कहते हैं क्या, उसे क्या कहेंगे गाइस, तो उसे कहेंगे क्या, एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज उसको हम कह सकते हैं। देखो इसके बाद में आपके इस की बुक में जो एग्जांपल दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा था व्हाट अ नाइस डे इट इज। देखो आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा था क्या, व्हाट अ नाइस डे इट इज, यानी मान लो कि अभी आपको गर्मी लग रही है कई दिनों से और अचानक आपने क्या किया, यार बारिश आ गई, ठंडी ठंडी लहर चल रही है, हवा चल रही है, आपने तुरंत किसी व्यक्ति विशेष से कहा ओह व्हाट अ नाइस डे इट इज, ओ क्या सुंदर दिन है, क्या सुहावना दिन है, क्या अच्छा दिन है। तो यानी ये क्या है, हमारी सामान्य जनरल जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में क्या की, हमने हमारी फीलिंग्स या एटीट्यूड या हम कहें कि जो हमारे इमोशंस है उनको हमने व्यक्त कर दिया। मैं यहाँ पर आपके सामने और भी एग्जांपल यहाँ रख सकता हूँ गाइस। देखो
और एग्जाम्पल की हम चर्चा करें तो मैं आपको कह सकता हूं, जैसे मैंने कहा इमोशनली उर्रे 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 यानी आशय के लिए उर्रे वी हैव वन द मैच, उर्रे वी हैव वन द मैच, यानी किसी व्यक्ति ने कहा उर्रे हम क्या जीत गए, मैच जीत गए। तो यानी उसकी जो मैच जीतने की जो क्या है फीलिंग्स है या इमोशन की जो अंतर्मन से जो उसकी क्या है खुशी की यानी हैप्पी, वो क्या हुआ, प्रसन्न हुआ, प्रसन्नता की जो भावना थी वो उसके निकल करके आई। तो कह रहे कि चाहे हम फीलिंग्स एटीट्यूड या इमोशन की बात करें या कोई हम क्या करें इंफॉर्मेशन यानी कोई सूचना हम दे रहे, तो कह रहे कि सूचना देने की बात हो एक सेंटेंस के द्वारा हमारे शब्दों के द्वारा, तो कह रहे कि और या फिर हमारे भावनाओं को बताने की बात हो। कह रहे कि ये कहीं ना कहीं किसके फंक्शन होते हैं, लैंग्वेज के ही फंक्शन होते हैं। यानी जब तक आपके पास लैंग्वेज नहीं है, जब तक आपको एक भाषा का नॉलेज नहीं है, तब तक आप किसी भी हालत में ना ही तो एक अन्य व्यक्ति को कोई सूचना दे सकते हैं और ना ही अपने जो विचार है कभी दुखी होने का, कभी खुश होने का, कभी कुछ और फील करने का, कभी किसी वस्तु विशेष के बारे में, व्यक्ति विशेष के बारे में अपने जो विचार हैं उनको व्यक्त करने का आप जो अवसर है वो कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते। या फिर कहें कि अपने जो फीलिंग्स हैं, अपने जो इमोशन है, भावनाएं जो हैं, अपने जो दृष्टिकोण है वो कभी आप व्यक्त नहीं कर सकते, चाहे फिर वो एक सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वो एक लेखक हो। यानी लेखक होगा तो भी लैंग्वेज चाहिएगी, एक सामान्य व्यक्ति होगा तो भी उसे लैंग्वेज चाहिएगी। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो कह रहे हैं कि डायरेक्टिव, किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्टिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। देखो डायरेक्टिव में सबसे मूल बात तो यहां आपके सिलेबस के अनुसार क्या रखा गया है, कमांड्स, जिसे देखो मैं एक बात करता हूं, कमांड्स या रिक्वेस्ट, क्या रखा गया आपके यहां पर, कमांड्स या रिक्वेस्ट। यानी आपके सिलेबस के अनुसार तो चर्चा कर रहे हैं कि डायरेक्टिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या है कि जहां जिस सेंटेंस से आपको कोई निर्देश, यहां आप इसको केवल ऑर्डर भी समझते हैं यानी आदेश देना, रिक्वेस्ट, ठीक है। तो कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट की बात करें, यहां पर आपको कभी सुझाव भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि जब कभी आपको ऐसा लगे कि एक वाक्य के द्वारा, किसी शब्दों के द्वारा आपको कोई कार्य करने के लिए कहा जा रहा है या आप किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने का निवेदन कर रहे हैं, तो कह रहे देखो ये एक अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज के क्या है फंक्शन है। तो देखो जैसे मैंने कहा एग्जांपल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि शट द डोर, मैंने क्या कहा, शट द डोर, शट द डोर, मैंने क्या आपसे क्या कहा, शट द डोर। या फिर मैंने कहा डोंट प्लक द फ्लावर, डोंट प्लक द फ्लावर, यानी एक व्यक्ति ने क्या कहा, किसी व्यक्ति से कहा शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। तो दरवाजा बंद करने का इसमें क्या भाव आ गया डियर गाइस, तो इसमें कमांड का भाव आ गया, कमांड कह दो या आदेश कह दो। डोंट प्लक द फ्लावर, यानी आपने किसी से अगर या मैं इसमें जोड़ देता क्या, प्लीज डोंट प्लक द फ्लावर प्लीज, तो बोलो किसका भाव होता है इसमें, रिक्वेस्ट का भाव हो जाता। तो यानी आपने एक बात समझी कि हमारे पास जो लैंग्वेज की जो फंक्शन है मुख्यतः तीन फंक्शन माने गए, पहला इंफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, दूसरा एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, दूसरा एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, तीसरा डायरेक्टिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा। इंफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज का मतलब क्या है, जिस एक वाक्य को पढ़ने से आपको कोई सूचना प्राप्त हो तो आप कहेंगे कि ये क्या है, इंफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है, यानी सेंटेंस से क्या बताई जा रही है, हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है। फिर एक्सप्रेसिव फंक्शन, अगर एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज यानी आपको किसी वाक्य से किसी व्यक्ति विशेष का, किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष के प्रति उसका कोई दृष्टिकोण, उसकी किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष के प्रति उसकी भावनाएं या उसके आंतरिक मन की जो दुख सुख प्रसन्नता ये जो भाव है वो अगर आपको किसी सेंटेंस से पता लगे तो आप कहेंगे क्या, एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। या फिर कहूं कि फिर आपके पास में अगर किसी वाक्य से आपको निवेदन का भाव पता लग रहा है, आदेश का भाव पता लग रहा है,
सुझाव का भाव पता लग रहा है। तो ऐसे जो सेंटेंस है वो किस में आते हैं, डायरेक्टिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपके लैंग्वेज जो 3 फंक्शन है वो समझ में आ गए होंगे। अब देखो यहां से एक बात निकल करके आती है कि ये तीनों जो फंक्शन है जो आपने समझे, ये कोई नियम नहीं है, ये कोई नियम नहीं है। इस बात को भी आपको विशेष रूप से समझना होगा, क्योंकि डियर गाइस हो सकता है कि आपने किसी सेंटेंस को पढ़ करके कहा कि सर ये तो इंफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है, यानी ये किसको दर्शा रहा है, लैंग्वेज के इंफॉर्मेटिव फंक्शन को दर्शा रहा है। जबकि हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति ने उसी के लिए क्या कहा कि ये तो किसको दर्शा रहा है, एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज को दर्शा रहा है, या फिर कोई कह सकता है कि तो डायरेक्टिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज को दर्शा रहा है। मैं आपके बीएचटीसी में ही जो आपकी बुक में दिया गया जो एग्जांपल है उसी के द्वारा मैं इस चीज को स्पष्ट करता हूं। तो देखो डियर गाइस यहां पर एक एग्जांपल आपके सामने था, द रूम इज कूल। देखो आपके सामने एक सेंटेंस था, आपकी बुक में ही सेंटेंस दिया गया था। देखो सेंटेंस से पहले हम एक सेंटेंस और ले लेते हैं। यहां पर एक बात तो मैं आपको बताता हूं कि अभी आपने जो लास्ट में जो पढ़ा तीसरा फंक्शन लैंग्वेज है क्या, डायरेक्टिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो डायरेक्टिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज को दर्शाने के लिए हम सामान्य किसका प्रयोग कर लेते हैं, मॉडल्स का यहां प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग कर लेते हैं गाइस, या मॉडल्स का यहां प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम सामान्य तरह से मान लो मॉडल्स में कहा he can पास, चलो मैं लिखता हूं ही कैन पास द एग्जाम, ही कैन पास द एग्जाम। तो इस सेंटेंस से आपसे क्या पता लग रहा है, उस व्यक्ति की जो एबिलिटी है, यानी जो कहेंगे एबिलिटी योग्यता जिसकी है वो आपको पता चल रही है। तो ये एबिलिटी का पता लगना ही क्या है आपके लिए, ये एक डायरेक्टिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज को दर्शाने का काम कर रहा है। दूसरा आप इंपरेटिव सेंटेंस की चर्चा करते हैं सामान्य तौर पर। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है डियर गाइस, देखो इंपरेटिव सेंटेंस पर जैसे हम एग्जांपल हमने देखा भी था, ब्रिंग दैट ग्लास, यानी वो ग्लास लेकर के आओ, ठीक है। तो यानी इस प्रकार से एक अगर मॉडल वाला सेंटेंस है, एक इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, उस सेंटेंस के प्रारंभ में आपको या तो मैन की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या उस वाक्य के प्रारंभ में आपको डू मिलेगा, ठीक है। डू मिले और वाक्य में इंट्रोगेटिव साइन ना हो तो आप हमें से समझ जाएंगे कि सेंटेंस का सेंटेंस है, एक इंपरेटिव सेंटेंस है। देखो अब यहाँ आपके सामने जो आपकी बुक में दिया हुआ जो सेंटेंस था, एग्जांपल देता हूं वो आपके सामने रखता हूं। यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस यहां दे रखा था, देखो ये गाइस, द रूम इज कूल, द रूम इज कूल। यहां थोड़ा बात को समझना, मैं आपको यही बता रहा हूं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो द रूम इज कूल, यानी दरवाजा क्या है, वरे, जो कमरा है वो क्या है, ठंडा है। तो देखो बात को समझना, यानी अब यहां पर ये समझना चाहता है, सेंटेंसेस में ये समझाना चाहा है कि एक व्यक्ति के दृष्टिकोण के अनुसार, उसकी समझ के अनुसार एक सेंटेंस में क्या होते हैं, लैंग्वेज के फंक्शन बदल जाते हैं। समझने की बात देखो, किसी व्यक्ति ने कमरे में प्रवेश किया और कमरे में प्रवेश करते ही उसने कहा कि कमरा तो क्या है, ठंडा है। यानी इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने कमरे में प्रवेश करके बाहर खड़े व्यक्तियों को एक सूचना दे दी कि भाई कमरा कैसा है, कैसा है कमरा, तो क्या है, कमरा ठंडा है। तो बोलो ये आपका एक तरह से क्या बन गया, इंफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज बन गया, नहीं बन गया। यानी एक ही सेंटेंस है, बात को समझना, एक व्यक्ति जैसे सेंटेंस, जैसे वाक्य कमरे में गया, कमरे में जाते उसने आकर के बाहर बोला, एक व्यक्ति को बोला कि कमरा तो क्या है, ठंडा है। तो यानी को अन्य जो व्यक्ति हैं उनको एक सूचना मिल गई कमरे के वातावरण, उसकी जो उसका एटमॉस्फेयर है, यानी उसका जो एनवायरनमेंट या कहीं मतलब कि उसकी जो कंडीशन है, उसका जो टेम्परेचर है, उसके बारे में सूचना बाहर मिल गई। अब एक व्यक्ति ने तो इसको क्या मान लिया, सूचना के रूप में ले लिया कि भाई ये तो क्या है, लैंग्वेज का इंफॉर्मेटिव फंक्शन है। अब देखो दूसरे व्यक्ति क्या किया,
द रूम इज कूल, उसने ये कहते हुए कहा अरे कमरा तो क्या है, ठंडा है। यानी उसने कमरे के टेम्परेचर के प्रति अपने जो विचार थे उनको क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज हो गया। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, एक प्रकार से आपका एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज हो गया, क्योंकि उसने सिर्फ क्या किया, अपना जो कमरे के टेम्परेचर के प्रति जो विचार था, फीलिंग्स जो थी, या कमरे के टेम्परेचर के प्रति जो एटीट्यूड था, दृष्टिकोण था, वो उसने व्यक्त कर दिया। सेंटेंस एक है पर फंक्शन क्या हो रहे हैं, वक्ता या रीडर या राइटर के द्वारा, स्पीकर बोलने वाले के द्वारा, या लिसनर सुनने वाले के द्वारा उसका अलग अलग क्या किया जा रहा है, फंक्शन समझा जा रहा है। आगे का, द रूम इज कूल, कमरा क्या है, ठंडा है। किसी एक व्यक्ति ने समझ लिया कि कमरा क्या है, ठंडा है, इसे क्या करो, गर्म करो, यानी इसमें जो एसी वगैरह कुछ चल रही है उसको बंद कर दिया जाए, ताकि कमरे का जो तापमान है वो क्या हो जाए, सुटेबल हो जाए, बियरेबल यानी सहनीय हो जाए। तो बोलो सेंटेंस एक था, पर सेंटेंस को जिस रूप में समझने की बात आई उस रूप में क्या कर लिया गया, उसको समझ लिया गया। पहले व्यक्ति ने समझा कि वो मुझे क्या कर रहा है, कमरे की सूचना दे रहा है कि कमरा ठंडा है। दूसरे व्यक्ति ने समझा कि ये इसे क्या लग रहा है, कमरा ठंडा लग रहा है। और तीसरे व्यक्ति ने समझा कि कमरा ठंडा है, अतः वो मुझे इस फ्रिज, एसी जो कुछ चल रहा है जिसके कारण से कमरा ठंडा पड़ा है उसको बंद करके वहां गर्माहट यानी गर्मी, हीट की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। तो यानी ये बात हुई कि हमारा जो सेंटेंस है वो फिक्स नहीं है कि उस सेंटेंस में लैंग्वेज का कौन सा फंक्शन छिपा हुआ है। तो कह रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस में कोई एक फंक्शन छिपा हुआ नहीं होता, ये डिपेंड करता है हम जैसे समझने वाले पर। अब देखो यहां पर एक और आपके एग्जांपल दे रखा था, तो सेंटेंस में एग्जांपल क्या था, देखो आई वुड लाइक यू टू अटेंड my birthday party this evening। यानी सेंटेंस लिखा हुआ था क्या, आई वुड लाइक यू टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी दिस इवनिंग। एक अन्य सेंटेंस यही इसी सेंटेंस का जो फॉर्मेट है वो बदल के लिखा जा रहा है, उसमें क्या लिखा, why don't you attend my birthday party this evening। एक अन्य सेंटेंस और लिखा क्या, I should be delighted if you could attend my birthday party this evening। देखो इन तीनों सेंटेंस को समझते हैं। सेंटेंस में अगर हम एक बात कहूं मैं, कॉमन जो है वो तीनों सेंटेंस में कॉमन चीज क्या है कि तीनों ही सेंटेंस से क्या किया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है। यानी बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए तीनों सेंटेंस से सिर्फ मूल जो केंद्र इसका बिंदु है वो है इनवाइट करना। ठीक है, अब देखो ये इनवाइट करने में इन सेंटेंस का जो फॉर्मेट है वो अपना भाव, अपना मीनिंग, अपना इंपोर्टेंस किस प्रकार से बदल देता है। देखो जबकि मैंने आपसे बात कही थी तीनों सेंटेंस से काम एक ही हो रहा है, क्या, इनवाइट करने का, यानी आमंत्रित करने का किसी फंक्शन में। फंक्शन क्या है, फिक्स हमारे पास बर्थडे पार्टी है। तो देखो क्या कह रहा है, आई वुड लाइक यू टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी दिस इवनिंग। यानी आपने किसी से कहा कि आई वुड लाइक, मैं चाहता हूं, यू टू अटेंड, तुम क्या करो, हाजिर हो, उपस्थित हो, माय बर्थडे पार्टी, मेरे जन्मदिवस की जो उत्सव है, महोत्सव है, उसमें
दिस इवनिंग, आज शाम, यानी आज शाम तुम मेरे बर्थडे या जन्मदिन के जो अवसर है, शुभ अवसर है, उस पर तुम क्या हो, उपस्थित हो। यानी देखो यहाँ बात को समझने की बात ये है कि यहाँ आपने किसी व्यक्ति को कहा, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा डियर गाइस कि बहुत सी स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर आपको बहुत से लोगों को सिर्फ इसलिए इनवाइट करना पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग आपके परिवार से, आपसे किसी ना किसी एक रिलेशन से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो देखो अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल क्या बताता है कि जिस लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए सामने वाले व्यक्ति को आपने क्या किया है, इनवाइट किया है, इसका मतलब है कि ये जो व्यक्ति है वो आपका क्या नहीं है, फैमिलियर नहीं है। फैमिलियर का मतलब परिचित तो है पर आपका कोई खास रिलेशन नहीं है इसके साथ में। खास रिलेशन का मतलब हम ये कह सकते हैं दूर के नाते वाला, दूर के रिश्ता, या फिर चलते फिरते किसी से कोई जानकारी हो गई। कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी कोई व्यक्ति शादी वगैरह का, कोई फंक्शन का, कोई क्या करता है, इनवाइट किसी को कार्ड वगैरह बांट रहा होता है, आप भी उसे चलते रास्ते मिल जाते हो और अचानक आप उसके हाथ में कार्ड देख करके कहते हो अरे भाई क्या बात है, किसकी शादी है, तो वो कहता है अरे भाई अपनी घर में शादी है। तो वो कह देता है खुद ही कि मैं चाहूंगा कि आप भी क्या करें, इस शादी में उपस्थित हों। यानी वो व्यक्ति शादी में उपस्थित होने को कहना पड़ा पर फिर भी ये जो व्यक्ति है उसके लिए क्या नहीं है, कोई खास परिचित नहीं, परिचित तो है पर खास परिचित नहीं। जैसे आपके बुआ, मामा, जीजा, साला, ऐसा कोई परिचय उसके साथ में नहीं है। यानी इसने इनवाइट किया पर इस व्यक्ति के साथ में इसकी कोई खास जानकारी नहीं थी जिसको इसने इनवाइट किया। तो यानी यहाँ सिर्फ केवल क्या है, उसको इनवाइट करना पड़ रहा है। यानी इसका मतलब है इस इनविटेशन में कोई खास बात नहीं है, सामान्य जो कह देते हैं किसी व्यक्ति को भी वैसे इसमें कहा गया है। एक बात आप यहाँ समझेंगे, व्हाई डोंट यू अटेंड माय बर्थडे पार्टी दिस इवनिंग, आप आज शाम मेरे बर्थडे पार्टी में उपस्थित क्यों नहीं होंगे। तो यानी यहां समझ लेना राइट, अगर इस प्रकार की लैंग्वेज का अगर आपसे प्रयोग किया जाता है तो यानी ये जो व्यक्ति विशेष है उनकी उसके साथ में आप क्या है, इंटीमेट रिलेशनशिप है, इंटीमेट रिलेशनशिप आपके साथ में है, रिलेशनशिप यानी आपका कोई खास रिलेशन है। यानी यहाँ जो आप इनवाइट कर रहे हो वो क्या है, इनफॉर्मल इनविटेशन है। क्या है, इनफॉर्मल। और ये इनफॉर्मल इनविटेशन की बात आपको समझ में आ जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि आपने इनफॉर्मल लेटर भी आपने पढ़े हैं। तो इनफॉर्मल लेटर किनको लिखे जाते हैं इस बात का आपको भली भांति ज्ञान है। तो मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इस भाषा का प्रयोग करते हो, किसको इनवाइट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को आप हर हाल में दबाव डाल करके भी क्या चाहते हैं, पार्टी में उपस्थित देखना चाहते हैं। ठीक है, तो मूल बात तीनों की एक है क्या, इनवाइट करना। पर यहाँ पर ये सेंटेंस, ये लैंग्वेज क्या समझती है कि व्यक्ति जिसको इनवाइट किया जा रहा है उसका कोई खास नहीं है, यानी खास परिचित नहीं है, परिचित तो है पर खास परिचित नहीं है। और दूसरा सेंटेंस बता रहा है कि ये व्यक्ति जो है उसका कोई खास है, निजी व्यक्ति है जिसे वह हर हाल में बुलाना ही चाहता है। आगे कहें आई शुड बी डिलाइटेड, मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा इफ यू कुड अटेंड, यदि आप क्या कर सके, उपस्थित हो सके, माय बर्थडे पार्टी दिस इवनिंग, यदि आज शाम आप मेरे बर्थडे पार्टी में क्या हो सके, उपस्थित हो सके तो मुझे क्या होगी, बहुत प्रसन्नता होगी। तो यानी देखो गाइस यहाँ पर क्या है, ओनली फॉर्मल इनविटेशन, यानी यहाँ क्या दर्शाया जा रहा है, फॉर्मेलिटी दर्शाई जा रही है। फॉर्मेलिटी यानी हमें कहना पड़ रहा है। जैसे आप यहाँ देखते हो कि आपके स्टाफ कहीं आप काम कर रहे हो, कहीं क्लास में पढ़ रहे हो, तो कुछ क्लास साथी तो आपके इस प्रकार के होते हैं। देखो यहाँ आपकी क्लास से समझ लो आप इस बात को, आपकी कक्षा में तीन प्रकार के स्टूडेंट, तीन प्रकार के साथी होते हैं। देखो कैसे कैसे, एक तो वो साथी जो आपके खास नजदीक है, कैसे हैं, खास नजदीक है, तो उनको जो आप इनविटेशन दोगे वो कैसे दोगे, इनफॉर्मल का मतलब है कि आप हर हाल में उस व्यक्ति को आपके कार्यक्रम में उपस्थित देखना चाहते हो। ठीक है, ये तो हो गया इनफॉर्मल। अब एक व्यक्ति आपके सामने ऐसा है जिस व्यक्ति के आप पहले जब किसी कारणवश आपका घनिष्ठता थी, आपके संबंध थे, तो आपके कहीं उसके प्रोग्राम में गए हुए थे, इसके चलते आपको उसको बुलाना तो पड़ रहा है पर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो यानी वो क्या हो गया, आपके पास में फॉर्मल हो गया, इनविटेशन हो गया। एक आपका थर्ड प्रकार का जो प्रश्न है वो कौन है कि जब आप अपने किसी नजदीकी या किसी खास दोस्त, रिश्तेदार या किसी परिचित व्यक्ति को क्या कर रहे थे, इनवाइट कर रहे थे,
उसी समय वहां एक अन्य व्यक्ति तो आ जाता है या फिर वो वहीं पर उपस्थित होता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी हमें हर हाल में क्या करना होता है, कहना पड़ता है कि आप भी क्या करें, हमारे इस प्रोग्राम में पहुंचें। तो ऐसी इस तरतीब में यहाँ पर जो है ये व्यक्ति आपके लिए परिचित होते हुए भी किसी खास रिलेशन में यानी विशेष रूप से आपसे परिचित नहीं है। अब देखो ये बात समझ लो कि सबसे पहली बात आप यहाँ पे ये समझेंगे कि आपके आज के इस टॉपिक में एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन कि आपके लैंग्वेज के कितने फंक्शन होते हैं, तो 3 फंक्शन हो गए, ठीक है। दूसरी बात आपको एग्जाम में क्या कर सकता है, वो कोई एग्जाम्पल देकर के आपसे कह सकता है कि आप बताएं कि यहाँ किस प्रकार का भाव व्यक्त किया जा रहा है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे मैं आपके ही टास्क फर्स्ट में एग्जांपल दे रखे हैं, यानी आपका जो टास्क फर्स्ट है वो मैं आपको करवा रहा हूं। यहाँ पहले आपका 2 व्यक्ति हैं, एक तो है क्रिस और एक है आपके पास में विजय। एक तो कौन है, क्रिस है और एक विजय है। तो देखो क्रिस ने विजय से कहा हेलो, क्रिस ने क्या कहा, हेलो विजय हैप्पी दिवाली, हेलो विजय हैप्पी दीपावली टू यू एंड योर फैमिली, हैप्पी दीपावली टू you and your family, यानी इतनी सी बात उसने कही। अब इस सेंटेंस में क्रिस ने जैसे कहा, ये सेंटेंस कहा, अब यही सेंटेंस एग्जाम में देकर के आपसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे टास्क दे रखा है और उसने आपको ऑप्शन दे दिए कि बताइए इसमें कैसा भाव है। जैसे मैं वो कहूं इसमें टू विश का भाव है, या फिर टू रिक्वेस्ट का भाव है, या टू वेलकम का भाव है, या फिर हम कहें क्या टू इन्फॉर्म का भाव है। तो देखो एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं यहाँ पर, यानी यहाँ क्रिस विजय से कह रहे हैं कि हेलो विजय हैप्पी दीपावली टू यू एंड योर फैमिली। यानी कोई व्यक्ति से कह रहा है, क्रिस विजय से कह रहा है कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार के लिए ये दीपावली है वो क्या हो, मंगलमय हो, यानी खुशियां लाने वाली हो, ढेर सारा धन, अपार संपदा, अपार खुशियां लाने वाली हो। बोलो ऐसी स्थिति में वो इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या विजय को, क्या वो विजय का आपके घर पर आने के लिए, उसके घर पर आने के लिए सूचना दे रहा है क्या क्रिस कहीं विजय को वेलकम कर रहा है आपके घर, उसके घर आने पर, या फिर वो उससे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं। तो वो लोग क्या कर रहा है, वो उसके लिए एक अच्छी कामना कर रहा है, यानी कोई इस बात की कामना कर रहा है कि तुम्हारे घर इस बार जो दिवाली आए वो पहले से आई हुई दिवालियों में से क्या वो बेहतर होनी चाहिए। अब मैं आपके सामने 3 एग्जांपल आपके सामने दे रखे हैं वो रखता हूं और डिटेल में उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में उनके आंसर जरूर देंगे। अगर आप आंसर नहीं देंगे तो मैं आपकी वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। आपका आंसर गलत हो सकता है पर ये नहीं कि आपका कोई आंसर ही नहीं हो। तो देखो यहां सरिता कह रही है, सरिता ने किससे कहा, केतकी से कहा, केतकी से सरिता ने कहा, क्या कहा, दैट्स राइट आफ्टर रजिस्ट्रेशन you have to assemble at the starting line of the field, starting line in the field, स्टार्टिंग लाइन इन द फील्ड। ये सेंटेंस आपके सामने रखा है, तो बोलो इस सेंटेंस में किसका भाव है, टू इन्फॉर्म का। मैं ऑप्शन रख रहा हूं सामने,
इन्फॉर्म का, ऑप्शन नंबर 1 ग्रीट का भाव है अभिवादन का, स्वागत का, रिक्वेस्ट का, या फिर ऑप्शन नंबर 4 डिस्क्राइब वर्णन का। तो आप इसमें से आप एक आंसर देंगे लिख करके। दूसरा वंदना से प्रवीण कह रहा है, यानी प्रवीण ने कहा, देखो प्रवीण क्या कहता है, आई shouldn't have asked him to pluck the mangoes, to pluck the mangoes। तो देखो यहाँ कैसा भाव है, पहला कंप्लेन शिकायत का भाव है, दूसरा रिग्रेट का है पछतावा का भाव है, तीसरा अपोलोजाइज माफी मांगने का भाव है, अपोलोजाइज, और फोर्थ आपके पास में ऑप्शन है क्या, एडवाइस, यानी सलाह का भाव है। तो आप सेंटेंस को पढ़ करके समझ करके बताएंगे। फिर यहाँ मंसूर बोल रहा है, कौन बोल रहा है, मंसूर ने कहा इट्स ऑल योर फॉल्ट, इट्स ऑल योर फॉल्ट, इट्स ऑल योर फॉल्ट, इट्स ऑल योर फॉल्ट, you have let the team down, you have let the team down, you have let the team down। तो यानी यहां से और यहां तक के वाक्य में आपको भाव बताना है। भाव के मैं आपको लिख रहा हूं, पहला एडवाइस का भाव है, बी ब्लेम करने का भाव है, ब्लेम यानी आरोप लगाने का भाव है, सी वॉर्न आप चेतावनी देने का भाव है, 4 प्रोटेस्ट यानी उसका विरोध करने का भाव है। नेक्स्ट मैं आपके सामने पॉइंट रख रहा हूं। तो पहले सुरेश बोल रहा है इस बार, तो सुरेश ने क्या कहा, कुड यू लैंड मी, कुड यू लैंड मी, कुड यू लैंड मी Rs 100, I need it urgently, I need it urgently, ठीक है। तो यहां मैं आपसे ऑप्शन दे रहा हूं क्या, इन्फॉर्म सूचना का, और ये आपको यहीं तो बताना है इसका भाव, इस वाक्य में क्या भाव है, टू डिस्क्राइब वर्णन करने का, या फिर ऑफर प्रस्तुत करने का, कोई प्रस्ताव रखने का, या फिर रिक्वेस्ट का। तो डियर गाइस, ये आपके सामने मैंने एक आपको समझा दिया था, 4 आपके सामने रख दिए, इन चारों के उत्तर आप देंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा हो तो आप अपना कमेंट जरूर करें। अगर मैं इतनी मेहनत करके इतनी गर्मी, डियर गाइस आपको बता दो, जानकारी के लिए वीडियो बनाने के लिए हर हाल में हर परिस्थिति देखनी पड़ती है, ना ही तो पंखा चला सकते हैं, ना ही और कुछ। यहाँ गर्मी में अब आप देख रहे हो पसीने आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वीडियो बड़ी मेहनत के साथ बनाए जा रहे हैं। इसके बावजूद यदि आप इस वीडियो की कीमत नहीं समझते हैं, इसको समझते नहीं है, अपने साथियों को शेयर नहीं करते हैं, या चैनल को आप मोटिवेट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए, चैनल को प्रमोट करने के अगर आप कोई कार्य नहीं करते हैं, तो मैं कहता हूं कि शायद ही या तो मेरे में कोई कमी है या मेरे पढ़ाने में कोई कमी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मुझे कोई पॉजिटिव कमेंट मिलेंगे, इनके चारों के आंसर आप मुझे जरूर देंगे। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे कल एक विशेष टॉपिक के साथ में। टॉपिक आपका कुछ खास होगा, जानकारी उसमें कुछ परिचित भी होगा, कुछ अपरिचित होगा, कुछ जाना कुछ अनजाना। धन्यवाद साथियों।